हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। सो चिल्ड्रन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लेट्स से वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट। लेट्स से जी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर हैं। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगी, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होएगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसकी इक्वल आएगा, मतलब इसकी अमाउंट कितनी होएगी, दैट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2 एंड इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, कि जितना डिस्टेंस होएगा उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना करेंगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। 1/r² के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2/r², और अगर प्रोपोर्शनल को रिमूव किया जाए तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल G m1 m2/r²। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पर जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू रहती है 6.678 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल फॉर्म में। अगर हमें इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इफ़ वी वांट टू राइट द सेम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लेट मी टेल यू। चलिए हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मास है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज वी आर हैविंग दिस मास हेयर। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास है चिल्ड्रन m2। क्लियर? ये m1 और m2 जो हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। चलिए लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि जो m2 ऑब्जेक्ट है वो m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, जॉइनिंग लाइन। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो m2 है वो m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो m2 m1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दैट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि m2 उसको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट की तरफ खींच रहा है। तो जो फोर्स लगेगी उसका हम नाम रखेंगे यहाँ पर F12, और उसके ऊपर वेक्टर का हम लोग एरो डालेंगे। जिनको नहीं पता है वो पहले ये समझेंगे कि वेक्टर का क्या मतलब होता है। चिल्ड्रन, कोई भी जो वेक्टर होता है वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसमें डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए F12 लिखा है मैंने, ये एक फोर्स है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट 2 है वो 1 ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसके ऊपर एक एरो ड्रॉ करते हैं। एरो का मतलब होता है कि एक वेक्टर है। क्लियर? तो अगर उसको सिंपल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा F12। ये F12 अकेला अगर लिखूंगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे। दिस विल टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो अकेला जो 100 न्यूटन है वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, कि फोर्स कितनी लग रही है। वो जो डायरेक्शन बता रही है वो एरो की हेल्प से हमें पता चल रहा है कि वो ईस्ट की तरफ लग रही है या वेस्ट की तरफ लग रही है या कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। तो वैसे कोई भी जो वेक्टर होता है चिल्ड्रन, हमें उसकी एक तो मैग्नीट्यूड बताना होता है, साथ में उसकी लिखनी होती है डायरेक्शन। तो चिल्ड्रन, डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे R12 कैप। R12 कैप का क्या मतलब है ये समझ लीजिए पहले, कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो है उसके ऊपर एरो है, तो ये कंप्लीट वेक्टर है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट वेक्टर की। ये किसकी इक्वल आएगा, जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, साथ में उसके ऊपर ए कैप। तो यहाँ पर जो ए कैप है ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो जो ए कैप है वो आपका यूनिट वेक्टर है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर हेयर। जो इस मैग्नीट्यूड की कितना वेक्टर है, जो उसकी मैग्नीट्यूड कितना है और वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये चिल्ड्रन हमें बता रहा है ए कैप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग पहले लिखेंगे साथ में कि यहाँ पर F12 क्या है। चलिए लिख लेते हैं कि F12 का क्या मतलब है। यहाँ पर F12 इज़ बेसिकली फोर्स, हम लिख लेंगे यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट टू
ऑन ऑब्जेक्ट 1, 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाई है, वो F12 है, ठीक है जी। ये फोर्स है और इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो यूनिट वेक्टर है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। वी विल रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर R12 कैप के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R12 क्या है, यूनिट वेक्टर R12 क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12, कि जिस डायरेक्शन में F12 लग रही है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन बता रहा है। मतलब ये जो फोर्स है R12 का मतलब है, ये जो फोर्स है वो 1 से 2 की तरफ लग रही है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट एक को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो है ये कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये जो दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो ये एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तो जो 2 नंबर है एक को अपनी तरफ खींच रहा है, ये बता रहा है वहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर R12। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हो गया हमारा R12, ठीक है जी। अभी सेम जो है, सेम केस जो है हमारा उधर भी एप्लीकेबल हो रहा है कि जो 1 ऑब्जेक्ट है वो भी 2 को अपनी तरफ खींच रहा है, 1 भी 2 को अपनी तरफ खींच रहा है और वो जो फोर्स लगा रहा है दैट इज़ F21 और उसका जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और उस यूनिट वेक्टर का नाम है R21 कैप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग कि F21 क्या है। F21 जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा है 2 के ऊपर, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है। M1 लेफ्ट पर पड़ा है और वो राइट वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट, जो R12 या F12 ये सब लिखने में थोड़ी कन्फ्यूज़न आती है, तो इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास है R21, जो यूनिट वेक्टर है हमारा वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है हमारा R21 है। क्लियर? अभी हम 1 बाय 1 करके फोर्स निकालेंगे कि कौन सा मास जो है दूसरे मास को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। पहले हम निकालेंगे, फर्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। सो विल बी कैलकुलेटिंग फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1। तो चिल्ड्रन वो ये वाली फोर्स है F12, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट 2 है वो राइट पर है और ये फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ लग रही है, मतलब 2 वाला ऑब्जेक्ट जो है 1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो F12 हमारे पास क्या आएगी, F12 जैसे मैंने आपको बताया कि F12 एक वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे कैपिटल G M1 M2 ओवर, मान लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा R है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का आएगा G M1 M2 बाई R²। साथ में इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स हमें। F12 की डायरेक्शन हम किसके साथ लिखेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ, और वो आएगी R12 कैप। तो ये हमारा कंप्लीट वेक्टर हो गया। इस केस में ये हमारा वेक्टर हो गया पूरा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में ये यूनिट वेक्टर जो है उसकी एज ए डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर काम कर रहा है। क्लियर? तो ये F12 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। F12 की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज G M1 M2 अपॉन R² R12 के साथ कैप आ गया उसका, मतलब ये पूरा वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसने ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, वो है F21, ये वाली फोर्स, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है। लेफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और ये है F21। इसको भी हम वैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है G M1 M2 बाई R² और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, R21 का कैप आ जाएगा। ये वाला यूनिट वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा R21 कैप। अभी हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए इनको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2।
अभी स्टूडेंट्स ये जो R12 और R21 है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम देखें जो R12 है वो मान लीजिए राइट की तरफ चल रहा है, ये R12 की डायरेक्शन है, और R21 जो है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये R21 की डायरेक्शन है। इसमें से हमें एक को पॉजिटिव अज्यूम करना है, मान लीजिए इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इस चीज़ को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो ये साफ पता चल रहा है कि R12 और R21 जो है वो यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट का मतलब होता है 1, दोनों की अमाउंट सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब जैसे 100 न्यूटन फोर्स है, तो 100 न्यूटन फोर्स में 1 न्यूटन फोर्स अगर इधर की तरफ लग रही है तो ये यूनिट वेक्टर हुआ राइट साइड पे, अगर इधर की तरफ लग रही है तो ये यूनिट वेक्टर हुआ लेफ्ट साइड पे, सिर्फ डायरेक्शन अलग है दोनों ही यूनिट, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो यूनिट वेक्टर जो है हमारा R12 पॉजिटिव है और R21 नेगेटिव है, तो हम इस केस में लिख सकते हैं कि R12 और R21 इक्वल तो हैं। R12 जो वेक्टर है क्या, R12 इज इक्वल टू R21 बट नेगेटिव में, ऑपोजिट में, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है, ये चीज़ हमारे पास सामने आ जाएगी चिल्ड्रन। R12 इज इक्वल टू माइनस R21, R12 जो है हमारा माइनस R21 की इक्वल है। तो अगर हम इस इक्वेशन 3 को हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन में फिल करते हैं, लेट्स से इक्वेशन 3 को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में फिल करते हैं, विल फिल इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट। अब देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखूंगा, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेता हूँ। F12 क्या है हमारे पास, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चिल्ड्रन मैं R12 जो लिखा है यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं रिप्लेस करूँगा ये जो है वैल्यू माइनस R21 कैप। तो मेरी ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है F12 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और जो मेरा नेगेटिव है वो आगे आ जाता है, क्लियर, और साथ में आ जाएगा R21 कैप, क्लियर। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन 4। अगर हम सेकंड को और फोर्थ इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो हमें क्या समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी पूरा का पूरा यही लिखा है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर R21 कैप, यहाँ पर भी यही लिखा है Gm1 m2 R21 का कैप, बिल्कुल सेम लिखा है। मतलब ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है। और ये किसके इक्वल है चिल्ड्रन, ये हमारी इक्वल है F21 के। मतलब इस जगह पर हम लोग F21 लिख सकते हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वी विल राइट हेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें पता चल गया कि F12 वेक्टर जो है, फोर्स जो है वो इक्वल है और साथ में ऑपोजिट है, माइनस तो आएगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा F21, ये वैल्यू आ जाएगी F21 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, उसे वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है चिल्ड्रन। और ये हमें ये भी बताता है, ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बताती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, हम लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन को भी ये जो है फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक और मतलब ही है, ये जो हमारे पास टर्म है इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब निकलता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं दो बॉडीज़ के बीच में वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। मतलब ये बॉडी और ये बॉडी, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं इक्वल फोर्स के साथ बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये उसको उधर की तरफ खींच रही है राइट की तरफ, ये बॉडी उसको लेफ्ट की तरफ खींच रही है। वन वाली इस बॉडी को लेफ्ट की तरफ खींच रही है, ये वाली बॉडी उसको राइट की तरफ खींच रही है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।